जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट 5 पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है। द रेट ऑफ फिजियो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विथ। तो यहाँ पर बात हो रही है फिजियो एब्जॉर्प्शन की यानी कि भौतिक अधिशोषण की, और पूछ रहा है कि भौतिक अधिशोषण की दर कब बढ़ती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ताप घटाने पर, दूसरा है ताप बढ़ाने पर, तीसरा है दाब घटाने पर और चौथा है पृष्ठ क्षेत्रफल घटाने पर। तो यदि हम बात करें ताप बढ़ाने की, तो जब भी हम ताप बढ़ाते हैं तो जो भौतिक अधिशोषण की दर होती है वो घट जाती है, क्योंकि टेम्परेचर और भौतिक अधिशोषण यानी कि फिजियो एब्जॉर्प्शन के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो फिजियो एब्जॉर्प्शन घटता है, या फिर ताप घटाते हैं तो फिजियो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो इस तरह से देखा जाए, हमारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है, तो भौतिक अधिशोषण की दर को बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए, ताप घटाने पर। यानी कि ताप घटाने पर भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है। सेकंड ऑप्शन है वांडर वाल्स बल के कारण भौतिक अधिशोषण होता है। और जो तीसरा ऑप्शन है रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है। और चौथा और लास्ट ऑप्शन है रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में आपको जो इनकरेक्ट है यानी कि जो गलत है उसको बताना है। तो 4 में से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो आपको वही 1 गलत बताना है। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये कथन जो है ये असत्य है, क्योंकि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वह प्रकृति में अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है रिवर्सिबल। तो याद रखिएगा कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि यहाँ पर उत्क्रमणीय दिया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे आसानी से अवशोषित हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल बी एब्जॉर्ब मोस्ट इजली। तो नीचे ऑप्शन में है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन गैसों में कौन सी गैस सबसे आसानी से अवशोषित हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, CO2 गैस। तो याद रखिएगा जो CO2 गैस है सबसे आसानी से अवशोषित हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सोल्यूशन। तो पहला ऑप्शन है सीमेंट, दूसरा है कीचड़ युक्त जल, तीसरा है कॉपर सल्फेट विलयन और चौथा है दूध। तो यहाँ पर पूछा हुआ है वास्तविक विलयन। तो हम सभी जानते हैं कि जो वास्तविक विलयन होते हैं उसमें विलायक में विलय के कण आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं। तो यदि हम ऑप्शन में देखें सीमेंट और कीचड़ युक्त, ये आपके सस्पेंडेड सोल्यूशन है, जबकि जो दूध है वो कोलाइडी विलयन है। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, तो यह जो विलयन है ये है वास्तविक विलयन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलॉइड। निम्नलिखित में से कोलाइड नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है धुआं स्मोक, थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ है ब्लड यानी कि रक्त। तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं इनके कणों का जो साइज़ होता है वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंडेड सोल्यूशन के बीच होता है। तो यहाँ पर धुआं, प्रोटीन और रक्त ये तीनों कोलाइडल सोल्यूशन है। यहाँ पर जो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है वो है क्लोरोफिल। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, जो कि एक कोलाइडल नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे पदार्थ जो पानी और कुछ
झिल्ली के मध्य से तेजी से फैलते हैं कहलाते हैं। द सबस्टेंस विच डिफ्यूज रैपिडली थ्रू वाटर एंड सर्टेन मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो कि पानी और कुछ झिल्ली के माध्यम से बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। तो अगर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जब थॉमस ग्रेहम ने कोलाइडी को बांटा था, वहाँ पर उन्होंने जो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए थ्योरी दिया था, मतलब उसकी परिभाषा दी थी, तो उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो 5 मिनट झिल्ली से नहीं छनते और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो 5 मिनट झिल्ली से आसानी से छन जाते हैं। तो जो आसानी से छन जाते हैं हम उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलॉइड, यानी कि क्रिस्टलाभ। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट ऑप्शन बनता है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रिस्टलॉइड, जिसे हम क्रिस्टलाभ भी कहते हैं। वही बात करें दूसरे जो ऑप्शन है, जैसे कोलाइड है, जेल है, इमल्सन है, तो ये 5 मिनट झिल्ली से या फिर हम कह सकते हैं झिल्ली से आसानी से छनते नहीं है। तो कोलाइड तो ऐसे ही नहीं छनेगा, जेल भी कोलाइड का ही रूप है, इमल्सन जिसे हम पायस कहते हैं ये भी कोलाइड का ही रूप है। तो ये तो झिल्ली से नहीं छनेंगे, लेकिन जो आपके क्रिस्टलॉइड है वो आसानी से झिल्ली से छन जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलाइडी विलयन में एक कण का आकार होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइडल सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल की साइज़ बतानी है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1000 नैनोमीटर से अधिक, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 नैनोमीटर से कम, और चौथा दिया है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल की जो साइज़ होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कोलाइडल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक कोलाइडल विलयन बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है NaCl एंड वाटर, यानी कि NaCl और जल। दूसरा है केवल एक परिक्षेपण माध्यम में। तीसरा है केवल एक परिक्षिप्त प्रावस्था में। और लास्ट ऑप्शन है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों से। तो यदि आपने कोलाइडल सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ज़रूर देखा होगा कि कोलाइडल विलयन में 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम जिसमें घोलते हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे घोला जाता है। तो पहले ऑप्शन में दिया है NaCl और जल। तो हम सभी जानते हैं कि NaCl और जल का जो विलयन बनेगा वह होगा वास्तविक विलयन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। तो यह ऑप्शन गलत है। तीसरा और चौथा हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम अलग अलग दिया हुआ है। और चौथा जो ऑप्शन है जिसमें कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो परिक्षेपण माध्यम है वो होता है सॉल्वेंट और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो होती है सॉल्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल इज ए जनरल टर्म यूजुअली अप्लाइड टू। तो सॉल एक सामान्य शब्द है जो साधारणतः लागू होता है। तो यहाँ पर सॉल की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि जो सॉल होता है वो साधारण बनता कैसे है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है द्रव में परिक्षिप्त जो है वो ठोस है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ठोस में परिक्षेपित द्रव है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है गैस में परिक्षेपित ठोस है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, क्योंकि सॉल जो है तीनों कंडीशन में बनेगा। यानी कि अगर हम लिक्विड में सॉलिड को डिस्पर्स करें तो भी बनेगा, या फिर सॉलिड में सॉलिड को डिस्पर्स करें तो भी बनेगा, या फिर गैस में सॉलिड को डिस्पर्स करें तो भी बनेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो सॉल आते हैं, सॉल में एरोसॉल ये सभी आते हैं। तो आपके जो तीनों कंडीशन है वो तीनों कंडीशन सॉल में फॉलो करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस कोलाइड्स आर क्लासिफाई एज। तो आपको बताना है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, मतलब कि हम कोलाइडल विलयन में जिसे घोलते हैं, जिसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर
हम कोलाइड को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोलाइडी विलयन को प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर बांटना है। और यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, दूसरा है एसोसिएट कोलाइड, तीसरा है गैस डिस्पर्स इन ए गैस, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। तो अगर हम प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर कहें तो ये बहुआण्विक कोलाइड भी होते हैं, संयोजित कोलाइड भी होते हैं, और गैसों में प्रक्षिप्त गैस भी होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोहरा एक कोलाइडी प्रणाली का एक उदाहरण है, यानी कि आपको बताना है फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में टैग करूंगा, सबसे ऊपर की ओर उसका आंसर दिखाई देगा। तो आप जल्दी से हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।